यह कहानी मनोरंजन और जन आनंद के लिए रची गई है। बेहतर समझ के लिए यह एक वेब उपन्यास का सरलीकृत संस्करण है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। अध्याय 1, कलाकृतियों का कबाड़खाना। रस्टी झील। फेडरल स्पेशल वास्ते ट्रीटमेंट प्लांट नो 23। इसे कलाकृतियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सभ्यता का विकास मानव ऊर्जा से प्रेरित रहा है। हथियार कलाकृतियां पहले आम लोगों की क्रय शक्ति से परे थीं, लेकिन अब वे कलाकृतियां जो पहले केवल संतों द्वारा उपयोग की जाती थीं, अब आम लोगों की पहुंच में आ गई हैं और हर घर में फैल गई हैं। वे आम जीवन की आवश्यक वस्तुएं बन गई हैं, जिससे उन्हें जीने, यात्रा करने, अध्ययन करने और काम करने में मदद मिलती है। उन्होंने लोगों के जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन साथ ही अपने साथ भारी मात्रा में कचरा भी लाया है। कलाकृतियों का कचरा और धातु का कबाड़। कृत्रिम कचरे में आमतौर पर बहुत अधिक उर्वरक ऊर्जा होती है, जो आसानी से विकिरण प्रदूषण का कारण बनती है। ग्लिफ सरणियां बनाने वाली कलाकृतियों में अत्यधिक अस्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, इसलिए विस्फोट का खतरा बना रहता है। अगर इन सभी कलाकृतियों पर ध्यान न दिया जाए, तो इनका कचरा पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रत्येक संघीय शहर की परिधि पर कृत्रिम कचरे के उपचार के लिए विशेष अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए गए थे। फेडरल स्पेशल वास्ते ट्रीटमेंट प्लांट नो 23 संघीय कृषि नगर तैरते भाले के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित था। धुंधले पीले आकाश के नीचे एक बैंगनी प्रदूषित दलदल से भारी दुर्गंध आ रही थी। डायनासोर की रीढ़ की हड्डी की तरह दलदल से धातु के टुकड़ों की अनगिनत पर्वत चोटियां उभरी हुई थीं। चोटियों पर उड़ती तलवारों के टुकड़े अस्त-व्यस्त रूप से बिखरे हुए थे। ऐसे ही एक पहाड़ की चोटी पर उसके बगल में एक धातु की तलवार रखी थी। एक धातु का मशीनी आदमी किसी संतरी की तरह अपनी क्रिस्टल ऊर्जा समाप्त कर चुका था। एक ऊर्जा खपत करने वाला कीट उसके बेजान गले के छेद से बाहर झांक रहा था। उसने सावधानी से कलाकृतियों के कब्रिस्तान के चारों ओर देखा, जहां हर कोने पर खतरा मंडरा रहा था। धमाका। पास ही कचरे के एक और पहाड़ पर एक परित्यक्त कलाकृति का ग्लिफ एरे ढह गया। उसकी अतिरिक्त सार शक्ति अचानक फट गई और आधा पहाड़ हवा में उड़ गया। अनगिनत धातु के टुकड़े हवा में बिखर गए, मानो किसी फूल जैसी आतिशबाजी ने आसमान में अपने पंख फैला दिए हों। विस्फोट की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आसपास के पहाड़ों में भी फूट पड़ी। ऊपर देखने पर सिर्फ धुआं और धूल ही दिखाई दे रही थी, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया था। यहाँ ऐसा लग रहा था मानो जीवन वर्जित हो। सिर्फ तिलचट्टे और ऐसे ही तुच्छ कीड़े ही इसे स्वर्ग मान सकते थे। हालांकि इंद्र कूड़े के पहाड़ के पीछे छिपा था। अपने फटे होंठों को चाटते हुए उसने धूल से सना एक गंदा पीला विंड ब्रेकर पहना हुआ था, जिससे वह उस माहौल में घुल मिल गया। उसने पास के आसमान में धीरे धीरे उभरते मशरूम के बादलों को देखा। उसकी साफ आंखों में जवानी के जोश का कोई निशान नहीं था, कोई भावनाएं नहीं छलक रही थीं। जब पहाड़ पर फिर से मिट्टी और धातु के टुकड़े बिखर गए, तभी वह कूड़े के ढेर में और अंदर गया। उस समय उसने अपना आधा चेहरा ढक लिया। यही है, उसने मन ही मन सोचा। जब उसकी कलाई पर बंधी घड़ी कंपन करने लगी, तो वह उत्साहित हो गया और उसके चेहरे के कोने पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई। 3:52:38 इवनिंग। कचरा बाहर निकालने का समय आ गया था, जो कि एक दैनिक दिनचर्या थी। इंद्र जैसे कचरा बचाने वालों के लिए यह पार्टी के समय जितना ही महत्वपूर्ण था। उसकी बाईं कलाई पर असली घड़ी 3 साल पहले कल्टीवेटर गिल्ड, जेफिर गिल्ड द्वारा बनाई गई एक एलीट हंटर मॉडल की थी। उसे यह घड़ी कचरे के एक पहाड़ में मिली थी और इसे ठीक करने में उसे कम से कम 2 महीने लगे थे। समय बताने के अलावा इसका एक असाधारण कार्य भी था। यह अनोखी कंपन आवृत्तियों को रिकॉर्ड कर सकती है। जब आसपास कोई अनोखा कंपन उत्सर्जित होता है, तो मालिक को सूचित किया जाता है। इस कार्य का उपयोग शिकारियों को आसपास शक्तिशाली राक्षसों के अस्तित्व की चेतावनी देने के लिए किया जाता था। हालांकि इंद्र द्वारा संशोधित किए जाने के बाद घड़ी का यह कार्य कचरा ले जाने वाले जहाजों के आगमन की सूचना देने के लिए बदल दिया गया। जल्द ही एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज के साथ
उत्तरी क्षितिज पर लगभग 1 दर्जन काले बिंदु दिखाई दिए। धरती और आकाश को ढकते हुए विस्फोट से निकला धुआं और धूल अभी तक छटे नहीं थे। लगभग दर्जनों काले बिंदु अब उसके अंदर घुल-मिल गए थे और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। इंद्र ने अपनी नाक ऊपर उठाई। उसकी उंगली ने धीरे से उसके चश्मे के किनारे बने चिन्ह को छुआ। सोआ। चश्मे की सतह पर खून की एक लाल परत दिखाई दी। लाल दृष्टि में धुएं में छिपे कचरा जहाजों के गोल आकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। शिकार घड़ी फंक्शन इसे एक कचरा जहाज की अनूठी कंपन आवृत्ति पर लॉक करने की अनुमति देता है। कचरा जहाज संख्या 1327, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इंद्र के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक वह कलाकृतियों के कब्रिस्तान में रहा था। वह हर कचरा जहाज को अच्छी तरह जानता था। यह कचरा जहाज संख्या 1327 विशेष रूप से फ्लोटिंग स्पीयर इनर सिटी के अपर ईस्ट साइड से कचरा इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। अपर ईस्ट साइड धनी जिलों में सबसे आलीशान था, जहां कई ऋषि मुनियों का निवास था। उन्होंने जो कलाकृतियां फेंक दी, वे सबसे मूल्यवान थीं। कई कलाकृतियां अभी भी अच्छी स्थिति में थीं। धनी लोगों ने उन्हें लापरवाही से फेंक दिया था क्योंकि बाजार में उनके आधुनिक संस्करण उपलब्ध थे या वे कलाकृतियां थोड़ी खराब स्थिति में थीं। इंद्र के नजरिए से यह कोई कबाड़ का जहाज नहीं था। यह सोने से भरा एक खजाने का जहाज था। वो इंद्र के गोले दागने जैसे धक्के के साथ वह पागलों की तरह कचरे के पहाड़ से गुजरा और धुएं और धूल में उछलता हुआ कचरे के जहाज नंबर 1327 की ओर दौड़ा। उसके आसपास का कचरे का पहाड़ अस्थिर था, मानो अभी बहने वाला हो। पहाड़ के नीचे खतरनाक जहरीला दलदली तरल जमा हो रहा था। इस जगह पर इंद्र पहाड़ों और जंगलों के सबसे फुर्तीले बंदर की तरह था। हर बार वह कचरे के पहाड़ पर कहीं न कहीं जोर लगाता, हर कदम पर 10 मीटर आगे बढ़ता। उसकी हरकतें तैरते बादलों और बहते पानी जैसी थीं। इंद्र, कमीने, तू फिर से खाने के लिए मुझसे लड़ने आया है। इसी समय कुछ पहाड़ों की तलहटी के पीछे से लगभग 1 दर्जन लोग प्रकट हुए। वे इंद्र जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके पास इंद्र से सजे आधुनिक लाल चश्मे और कलाई घड़ियां नहीं थीं। हाथों में धातु के फावड़े और छड़े लिए ये लोग आक्रामक रूप से आगे आए। वे बिल्कुल इंद्र जैसे थे। कचरा बचाव दल के रूप में जीवित रहने के लिए वे विशेष अपशिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 23 पर निर्भर थे। जहां मुनाफा है, वहां प्रतिस्पर्धा भी है। किसी जहाज से छूटी हुई कलाकृति का कचरा उच्च स्तरीय ऋषि साधकों के लिए कचरा हो सकता है, लेकिन जीवन के निम्नतम स्तर पर रहने वाले इन लोगों के लिए ये कलाकृतियां जीवित रहने की आशा का प्रतिनिधित्व करती थीं। इंद्र बचाव दल था वह जिसने कलाकृतियों के कब्रिस्तान में सबसे बेहतर ढंग से अनुकूलन किया। बेशक यही बात उसे दूसरे कचरा बीनने वालों की नजरों में सबसे बड़ा कांटा बनाती थी, मानो एक मांस का कांटा। दरअसल इंद्र ने कभी साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। हंसते हुए उसने अचानक अपनी कमर से ऊर्जा छोड़ी और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ गया। बिना किसी चेतावनी के वह 90 डिग्री घूम गया, अपने सामने घनी भौहों वाले चमकदार मोटे युवक से अलग होकर चला गया। उसने मौके का फायदा उठाकर अपना पूरा शरीर 3040 मीटर आगे की ओर घुमाया, उस खूंखार, मोटे चेहरे वाले युवक से बचते हुए। बदले में उसने खुद को बचाने के लिए उसके चेहरे पर वार किया। मोटे सानू, सब लोग खाना लेने मेज पर आ गए हैं। सब इस पर निर्भर करता है कि कौन तेज है। तुम्हें थोड़ा वजन कम करना चाहिए। मोटे युवक का चेहरा लाल हो गया, उसकी नाक लगभग उसके मोटे शरीर में धंस गई। वह इतना गुस्से में था कि यह बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने आदमियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया और वे तेजी से धुएं और धूल से भरे इलाके में घुस गए। चूंकि अभी अभी एक विस्फोट हुआ था, इसलिए वह इलाका बेहद अस्थिर था। किसी भी समय दर्जनों कूड़े के पहाड़ गिर सकते थे, जिससे शैतान मोटा सानू के युवकों का समूह भी धीमा पड़ जाता, जिनके पास अपनी नंगी आंखों से इंद्र की बिजली की गति को घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर मोटा सानू घृणा से थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। यह लड़का कितना बड़ा मूर्ख, सचमुच अपनी जान से ज्यादा पैसों की परवाह करने वाला इंसान है। हे ईश्वर, अगर तेरी आंखें हों तो तेरी बिजली इसे मार डाले।
इन शब्दों के साथ इंद्र के पास कूड़े का पहाड़ फट पड़ा। हजारों धातु के पुर्जे और टूटी हुई कलाकृतियां एक धारा की तरह बाहर बह रही थीं। यह सच है। मोटी सानू समूह के युवक स्तब्ध रह गए। वे पूरी तरह से असमंजस में थे। लेकिन धुएं और धूल के बीच किसी ने चिल्लाकर कहा, छोटा काला, मुझे बचाओ। रात के आकाश में एक रास्ता बनाते हुए बिजली जैसी एक काली रेखा आई और धातु के सैलाब में एक छेद कर दिया। यह एक जंग लगी धातु की तलवार थी और पूरी तरह से काली। इस उड़ती हुई तलवार में एक विशाल, प्रभावरोधी अंधगार था, जो दो फैले हुए काले पंखों के आकार का था। इंद्र डूबते हुए व्यक्ति की तरह था जिसे अपनी आखिरी शरण मिल गई हो। उसने जंग लगी लोहे की तलवार को ऐसे थाम लिया जैसे वह उसका आखिरी सहारा हो। वह अपने शरीर को गोल गोल घुमाने लगा। आकाश के बीचों बीच 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा कबाड़ जहाजों के विशाल आकार पहले ही दिखाई दे चुके थे। हर कबाड़ जहाज सैकड़ों मीटर लंबा था और एक गोल, मोटा, किसी पौराणिक कछुए जैसा उड़ने वाला वाहन था जो दुनिया को ले जा सकता था। हर कछुए के खोल पर हजारों प्राचीन प्रतीक उत्कीर्ण थे, जो सभी घनी तरह से व्यवस्थित थे। 1000 टन से भी ज्यादा वजन वाले ये विशाल जहाज आकाश में स्थिर रूप से तैर रहे थे, उनसे बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। प्रकाश के 5 जीवंत रंग विशाल जहाजों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को रोकने में मदद कर रहे थे। धमाका! विशाल कछुओं ने एक के बाद एक अपने पेट के छेद खोले। धातु के टुकड़ों और टूटे हुए प्रतीकों की मानो बारिश हो गई हो, जिससे आकाश काला पड़ गया हो और वे लगातार जमीन पर गिर रहे थे। एक पल में पूरा बंजर इलाका हिलने लगा। उस समय एक भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। 10,000 टन से भी ज्यादा कचरे से लदे जहाज भी ऊर्जा की इस लहर के बीच बाएं दाएं हिल रहे थे। विनाशकारी उथल-पुथल के बीच मोटे सानू के समूह के पास अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से अलग होने और केंद्र से दूर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि नुकसान कम हो सके। मोटे सानू के समूह ने बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अराजकता में फंसने का डर था। इंद्र अभी भी काली उड़ती तलवार पर सवार था, जीवन शक्ति की लहरों में तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन वह अभी भी उस काली तलवार को थामे हुए था। वह ऊपर से गिरते लोहे के मलबे से, समुद्र में मछली की तरह, लगातार इधर-उधर कूदकर, हर बार अपने पैरों को किसी ठोस जगह पर रखते हुए, खुद को बचा रहा था, और वह बिल्कुल भी निडर लग रहा था। वह अपने लंबे अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उस समय उसका चेहरा बेहद लाचार था। स्वाभाविक रूप से, उसने मलबे की तेज लहरों और तूफानी समुद्र का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय, उसने अपने 10 साल से ज्यादा के जीवित रहने के अनुभव पर भरोसा किया, उन क्षेत्रों की खोज करने की कोशिश की जहां सौर ऊर्जा के ज्वार एक दूसरे के साथ विनाशकारी रूप से हस्तक्षेप करते थे, और दोनों ऊर्जाएं रद्द हो जाती थीं। उसने बस डंपिंग साइट के जितना हो सके करीब पहुंचने और गुरुत्वाकर्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी जगह बना ली। अंततः, करीब 10 मिनट तक कचरा फेंकने के बाद, कचरा ढोने वाले जहाज दरियाई घोड़े की तरह दहाड़ने लगे। उन्होंने अपनी दिशा बदल ली और आलस से घर लौट गए। धुआं और धूल भी धीरे धीरे छट गई। मोटा सानू जल्दी से विशाल कचरे के ढेर के बीच में लौटा। उसने देखा कि इंद्र कचरे के पहाड़ पर आराम से बैठा है। वह उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। छी, मोटे सानू का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसका दिल बेचैन था। इंद्र ने इस कचरे के पहाड़ को बड़ी चतुराई से चुना था। यह सबसे बड़ा नहीं था और इसमें ज्यादा सामग्री भी नहीं थी। उस समय आसपास दर्जनों कचरे के पहाड़ थे, जिनमें से सभी में अमूल्य परित्यक्त कलाकृतियां थीं। बचावकर्ताओं के लिए इन 2 दलों से ज्यादा कुछ था। अगर मोटा सानू इंद्र से प्रतिस्पर्धा करता रहा, तो शायद दूसरे कचरा खोजने वाले कुछ अतिरिक्त मुनाफे हड़प सकते थे। जबकि अन्य बचावकर्मी स्पष्ट रूप से खुशी का इजहार कर रहे थे। कई कचरा बीनने वालों को पहाड़ की चोटी से मोटा सानू के समूह की हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों ने बहुमूल्य संसाधन खोज निकाले थे। मोट सानू ने सुना कि यह घिनौना कुत्ता, इंद्र, फ्लोटिंग स्पीयर सिटी में प्रसिद्ध क्रिम्सन निम्बस गिल्ड के दूसरे संबद्ध हाई स्कूल का छात्र था। क्रिम्सन निम्बस गिल्ड, संघ के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध संप्रदाय था। उनकी ताकत अदम्य थी और उनके पास कई विशेषज्ञ थे।
हालांकि इंद्र ने ऋषि गुरुओं से कोई वास्तविक तकनीक नहीं सीखी थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केवल 3 मुट्ठियों और 2 पैरों से नियंत्रित किया जा सके। अन्यथा इंद्र 10 साल से ज्यादा इस कलाकृतियों के कब्रिस्तान में लड़कर अपना गुजारा नहीं कर पाता। वह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न था और उसे गिद्ध उपनाम भी मिल गया था। उसका दिल बेचैन था, तभी तेज हवा का झोंका आया। मोटे सानू ने अनजाने में अपने हाथ में कुछ पकड़ा और उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। उसके हाथ में असल में मुट्ठी भर आकार का एक पुराना क्रिस्टल प्रोसेसर यूनिट था। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटा सानू, यहाँ सब लोग रोजी रोटी कमाने आए हैं। पिछली बार मैंने तुमसे स्टारलाइट श्रेणी का सीपीयू छीन लिया था। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी हो। क्या इतनी दूर जाना, मरते दम तक दुश्मनी निभाना बेमानी नहीं है? लो, मुझे अभी अभी विरिडियन ड्रैगन गिल्ड द्वारा निर्मित एक ब्रेव ड्रैगन सीपीयू मिला है। यह सबसे नया मॉडल है, जो प्रति सेकंड 5000 से ज्यादा टेलीपैथिक विचारों की गणना करने में सक्षम है। हालांकि यह टूटा हुआ है, मुझे लगता है कि इसके लिए तुम्हें 3-4 हजार रुपए मिल सकते हैं। इसे मेरी तरफ से सम्मान की निशानी समझो, बड़े भाई मोटा सानू। अब से हम दुश्मन नहीं रहे, क्या कहते हो तुम? मोटा सानू को उम्मीद नहीं थी कि इंद्र ऐसा कुछ कहेगा। वह तुरंत चौंक गया और उसे थोड़ा अविश्वास हुआ। उसने बेसुध होकर अपने चेहरे की चर्बी खुजाई। अरे, उधर देखो, देखो, पागल दाशु लोग लगभग आ ही गए हैं। वे इस आदमी की तरह अकेले नहीं भागते, इंद्र ने कहा। वे दर्जनों कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह से खाली कर देंगे और उन्हें पूरी तरह से सड़ा देंगे। वे तुम्हारे लिए एक भी बेंच नहीं छोड़ेंगे, इंद्र ने पश्चिम की ओर इशारा करते हुए जल्दी से कहा। मोटा सानू के चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ देर पलकें झपकाता रहा और आखिरकार एक निर्णय पर पहुंचा। उसने तुरंत एक बड़ी उंगली उठाई और इंद्र को अंगूठा दिखाते हुए कहा, ठीक है, बच्चे, हिम्मत है। चलो, जल्दी से सामान समेट लेते हैं। बचाव दल चारों ओर बिखरा हुआ था, हर तरफ से कूड़े के पहाड़ की ओर दौड़ रहा था। वाह! इंद्र ने राहत की लंबी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क रही थीं, जहां उसके नितंब कूड़े के ढेर पर टिके हुए थे। जैसे ही वह खतरे से बाहर हुआ, उसकी मुस्कान आंसुओं में बदल गई। मोटे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने उस ब्रेव ड्रैगन प्रोसेसर को ढूंढने में बहुत मेहनत की है, और अब वह तुम्हारा है। जरा रुको, क्या तुम्हें लगता है कि इंद्र गिद्ध से इसे छीनना इतना आसान है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे जो कुछ भी खाओगे, वह मुझे वापस कर दोगे। मैं ब्याज समेत वह सब वापस लूंगा जो तुमने मुझसे लिया था। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ब्याज ज्यादा हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सब मुझे, पैसे को जान से ज्यादा कीमती गिद्ध, क्यों कहते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मुझे यह जल्दी करना होगा। पागल दशूर गिरोह के लोग, मोटे सानू से भी ज्यादा बेतुके। इंद्र ने अपना चश्मा उतारकर गर्दन पर रख लिया। उसने उत्साह में अपने हाथ रगड़े, उसकी आंखें चमक उठीं। होंठ चाटते हुए, वह कूड़े के एक ताजा ढेर की ओर भागा। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि क्या यह मनोरंजक है। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देगी। कृपया